दुनियादारी is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। 6 जनवरी की दोपहर हथियारों से लैस एक भीड़ ने अमेरिकी संसद पर हमला किया। मौजूदा राष्ट्रपति के उकसावे पर हुए इस हमले को अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू आतंकवाद कहा। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप से तत्काल पद छीनने के विकल्प खंगाल रही है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी कहा कि हमले में ट्रंप की भूमिका की पड़ताल हो रही है। अगर यह पाया गया कि उन्होंने हिंसा भड़काई तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में एक बड़ा सवाल पुलिस पर भी है। सवाल जैसे कि पुलिस भीड़ को रोकने में नाकाम क्यों रही? ब्लैक प्रोटेस्टर्स के साथ गैर जरूरी हिंसा करने वाली पुलिस ने दंगाई भीड़ के साथ नरमी क्यों दिखाई? मौके से जुड़े एक वीडियो में एक पुलिस अफसर दंगाई के साथ सेल्फी लेता भी दिखा। क्या यह बर्ताव दंगाइयों की गोरी चमड़ी और पुलिसिया सिस्टम पर हावी नस्लवाद का नतीजा थी? इन सवालों और अनुमानित कार्रवाइयों से इतर इस मामले में एक बड़ी अपडेट फेसबुक से भी आई है। उसने ट्रंप को बैन कर दिया है। ट्रंप कम से कम 20 जनवरी तक फेसबुक पर कुछ पोस्ट नहीं कर सकेंगे। मार्क जकरबर्ग ने खुद इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखकर बताया कि ट्रंप को बैन किया जाना जरूरी है। वो शांति से पावर ट्रांसफर नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें फेसबुक इस्तेमाल करने देने का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। आमतौर पर बेहद कैलकुलेटिव और मीडियोकर बर्ताव करने वाले जकरबर्ग के स्टैंडर्ड से देखिए तो यह फैसला बड़ा साहसी लगेगा। मगर क्या यह सच में साहसी है या फिर जकरबर्ग ने बहुत जोड़ घटाव करके अपने पत्ते खेले हैं? उन्हें सच में फेसबुक के दुरुपयोग से माहौल के बिगड़ने का अंदेशा है या उनकी ये नैतिकता दिखावटी है? ट्रंप पर अब बैन लगाने से पहले जकरबर्ग का क्या रवैया था? आज के एपिसोड में विस्तार से इसी पर बात करेंगे। ये बात 2016 के अमेरिकी चुनाव की है। 8 नवंबर को इलेक्शन हुआ। 9 नवंबर को स्पष्ट हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं। लोग इस इलेक्शन रिजल्ट का पोस्टमार्टम करने लगे। सबसे बड़ा सवाल था कि ट्रंप जीते कैसे? जिस आदमी को सबने रिजेक्ट किया, सर्वे कहते रहे कि वो हारेगा, वो आदमी जीता कैसे? कई व्याख्याएं थी इस जीत की, मगर एक चीज थी जिसकी भूमिका पर तकरीबन हर जानकार सहमत था। ये चीज थी फेसबुक। ट्रंप कैंपेन के सबसे अहम आदमी, इस अभियान के डिजिटल मीडिया डायरेक्टर ब्रैड पार्स्केल के शब्दों में कहें तो फेसबुक ही वो मेथड था जिसने ट्रंप को जीत दिलाई। यही वो हाईवे था जिस पर कार चलाकर ट्रंप विनिंग पोस्ट तक पहुंचे। हमने अभी एक नाम लिया, ब्रैड पार्स्केल। फेसबुक और ट्रंप का कनेक्शन समझने के लिए आपको इस नाम की भी कहानी जाननी चाहिए। पार्स्केल एक छोटे मोटे डिजिटल मार्केटर हुआ करते थे। उनकी एक छोटी सी कंपनी थी जो छोटे मोटे क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाती थी। इसी सिलसिले में वो ट्रंप के संपर्क में आए। हुआ ये कि 2012 में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को एक वेबसाइट बनवानी थी। सर्विस के लिए सबसे कम कीमत बताई पार्स्केल की कंपनी ने। सो उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसके बाद उन्हें ट्रंप के बिजनेस ग्रुप में और भी काम मिले। ट्रंप के दामाद समेत परिवार के कई सदस्यों से उनकी हेल मेल हो गई। 2015 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की सोची, तब उन्हें अपनी एक वेबसाइट बनाने की सलाह दी गई। करीब $1500 लेकर उनकी ये वेबसाइट पार्स्केल ने ही बनाई थी। वो पार्स्केल ही थे जिन्होंने ट्रंप के दामाद और उनके कैंपेन मैनेजर जेरेड कुशनर को चुनाव प्रचार के लिए फेसबुक पर ध्यान देने के लिए मनाया था। क्या आइडिया था पार्स्केल का? देखिए, हम में से कईयों को गलतफहमी है कि फेसबुक बस फोटो डालने और दोस्तों के साथ कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म है। असलियत में यह प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग का एक शानदार जरिया है। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फेसबुक के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स आपकी ही दी गई जानकारियों के हिसाब से आपकी कैटेगरी बनाते हैं। वो जानते हैं कि उनका यूजर किस उम्र और आय वर्ग का है, उसकी पसंद नापसंद, लाइफस्टाइल, दिलचस्पी सब मालूम है फेसबुक को। इसलिए वो अपने क्लाइंट्स को सीधे उनके टारगेट उपभोक्ता से जोड़ता है ताकि कंपनी सीधे अपने संभावित ग्राहक को विज्ञापन दिखा सके। ये ऐसा ही है मानो किसी सेल्समैन को एक लिस्ट थमा दी जाए, बताया जाए कि इस मोहल्ले में ये 20 घर हैं जो तुम्हारा सामान खरीद सकते हैं। मार्केटिंग के शब्दों में देखिए तो चुनाव भी प्रोडक्ट बेचने की ही एक प्रक्रिया है।
इसमें आपको कपड़े और फूल की जगह एक कैंडिडेट को बेचना है। आपको पहचान करनी है कि कौन से लोग आपके कैंडिडेट की विचारधारा के सपोर्टर है या हो सकते हैं। फिर आप टारगेटेड विज्ञापनों के जरिए उनका सपोर्ट पक्का कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सपोर्ट हासिल करने की यह प्रक्रिया नैतिक ही हो। मिसगाइड और मैनिपुलेट करके भी लोगों को किसी एक खास कैंडिडेट के लिए वोट करने को तैयार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दुष्प्रचार करके, फर्जी और भ्रामक जानकारियां फैलाकर, नेगेटिव इमेज बनाकर भी विरोधी कैंडिडेट के सपोर्ट में सेंध मारी जा सकती है। आरोप है कि पार्सकेल ने फेसबुक के सहारे ट्रंप के लिए यह सब किया। उन्होंने केवल ट्रंप की पॉजिटिव और लार्जर देन लाइफ छवि ही नहीं बनाई, बल्कि नेगेटिव कैंपेन के जरिए हिलरी क्लिंटन की छवि भी खराब की। कभी किसी फेक वीडियो में हिलरी को ड्रग्स लेते हुए दिखाया गया, कभी उनके यहूदी विरोधी होने के कार्टून्स वायरल कराए गए, कभी पुतिन के साथ उनके गुप्त संबंधों की कंस्पिरेसी थ्योरी फैलाई गई। ट्रंप कैंपेन ने इस चुनाव में फेसबुक पर तकरीबन 60 लाख विज्ञापन चलाए, जबकि हिलरी क्लिंटन ने केवल 66,000 विज्ञापन दिए फेसबुक पर। जानकार मानते हैं कि फेसबुक के प्रभाव को समझना 2016 में ट्रंप कैंपेन के लिए सबसे बड़ा वरदान बना। इसलिए जब चुनाव के नतीजे आए तो फेसबुक पर उंगलियां उठी। इसलिए नहीं कि उसने मार्केटिंग के जरिए मुनाफा कमाया, बल्कि इसलिए कि उसने अपने प्लेटफॉर्म का बेजा इस्तेमाल होने दिया। उसने राजनीतिक मंशा से प्रेरित फर्जी खबरों को प्रमोट किया, सनसनीखेज और भ्रामक जानकारियां फैलने दी, झूठे दावों का प्रचार कर गलत नैरेटिव गढ़ने दिया। इल्जाम लगा कि ऐसा करके फेसबुक ने चुनावी प्रक्रिया और उसके नतीजों को प्रभावित किया है। इन आरोपों पर मार्क जकरबर्ग की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि ये आरोप भ्रामक है। चुनाव के 2 रोज बाद यानी 10 नवंबर 2016 को जकरबर्ग हाफ मून बे शहर में आयोजित एक टेक कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। यहां उनके ऊपर उठ रहे सवालों के जवाब में जकरबर्ग ने कहा, यह कहना कि फेसबुक पर मौजूद फेक न्यूज ने चुनाव को प्रभावित किया पागलपन है। यह सोचना कि लोगों ने फेक न्यूज देखकर उससे प्रभावित होकर वोट दिया होगा गलत है। मतदाता अपने असल जीवन में अर्जित अनुभवों के आधार पर वोट डालते हैं। क्या जकरबर्ग का यह दावा सही था? जवाब है नहीं। उनका यह बयान उनकी ही बिजनेस स्ट्रैटेजी का विरोधाभासी है। फेसबुक का बिजनेस मॉडल हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन में बंटवारा नहीं करता। वो मानता है कि हमारा ऑफलाइन स्वभाव हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी तय करता है। हम कौन सा वीडियो देखते हैं, किस कंटेंट को लाइक करते हैं, किन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, किन दावों पर यकीन करते हैं, ये सारी चीज़ें फेसबुक के लिए हमारी पर्सनैलिटी को जानने का माध्यम है। उसका एल्गोरिदम इसी आधार पर तय करता है कि हमें अपनी न्यूज़ फीड में क्या दिखाया जाए, हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाए। फेसबुक के एक अधिकारी ने जकरबर्ग के 10 नवंबर 2016 वाले बयान को खारिज करते हुए एक इंटरव्यू में न्यूयॉर्कर मैगजीन से कहा था, पिछले 1 दशक से हम अपने विज्ञापन दाताओं को बताते आए थे कि हम उन्हें सीधे उनके टारगेटेड ग्राहक से कनेक्ट कर सकते हैं। हम तय कर सकते हैं कि वो सामान खरीदे कि नहीं। हम तय कर सकते हैं कि यूज़र हमारे क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से बर्ताव करे। मगर फिर ट्रंप जीत गए और जकरबर्ग ने कहना शुरू किया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे पास ऐसी पावर है ही कहाँ। हम तो जी बस एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कुत्ते की फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। ये दावे बकवास है। क्या 2016 चुनाव के बाद फेसबुक की भूमिका बदल गई? जवाब है नहीं। ट्रंप सोशल मीडिया एडिक्ट है, सबसे ज्यादा ट्विटर और फेसबुक। कोई बयान देना हो, किसी योजना का ऐलान करना हो, वो ये सब ट्विटर और फेसबुक के जरिए ही करते हैं। ऐसा करने में कोई आपत्ति भी नहीं है। आपत्ति तब है जब ट्रंप इन प्लेटफॉर्म्स के सहारे फेक न्यूज फैलाएं, सांप्रदायिक और नस्लीय नफरत भड़काएं, विरोधियों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाएं, सरकारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों के मन में शंका पैदा करें। बतौर राष्ट्रपति भी ट्रंप की सोशल मीडिया फीड का एक बड़ा हिस्सा ऐसी ही आपत्तिजनक चीजों पर केंद्रित था। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक को प्रोपेगेंडा फैलाने का औजार बना लिया, मगर ये टेक कंपनियां चुप रही। लगातार मांग उठती रही कि वो ट्रंप के मामले में भी गाइडलाइंस और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का नियम फॉलो करें, मगर ये टेक कंपनियां ट्रंप के सारे गुनाह अनदेखा करती रही। ट्विटर भी आरोपों से अछूता नहीं था, मगर सबसे ज्यादा विवादित थी फेसबुक की भूमिका। फिर जब कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा इसके डेटा के राजनीतिक इस्तेमाल का खुलासा हुआ तो फेसबुक की स्थिति और खराब हो गई। उन्हें अमेरिकी संसद में पेशी के लिए बुलाया गया। अब जकरबर्ग के लिए आरोपों को खारिज करना मुमकिन नहीं था, सो उन्होंने इल्जाम स्वीकारने की रणनीति बनाई। 2018 में उन्होंने मीडिया के आगे फेसबुक के गलत इस्तेमाल पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि फेसबुक ने अपने टूल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। फेक न्यूज़, चुनाव में विदेशी दखलंदाजी और हेट स्पीच जैसी चीज़ों को रोकने में भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जकरबर्ग बोले कि ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है।
मगर इस स्वीकारोक्ति के बाद भी जकरबर्ग ने अपने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ ठोस नहीं किया। ट्रंप के संदर्भ में बात करें तो जकरबर्ग ने कुछ भी नहीं किया। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की बैड बुक्स में नहीं आना चाहते थे? शायद हाँ। मसलन सितंबर 2019 की एक घटना सुनिए। इस महीने न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने ऐलान किया कि फेसबुक पर एंटी ट्रस्ट कानून के उल्लंघन की जांच होगी। इस ऐलान के करीब एक हफ्ते बाद जकरबर्ग वॉशिंगटन पहुंचे। मकसद था अपने हितों के लिए वॉशिंगटन डीसी के राजनीतिक सर्कल में लॉबिंग करना। ट्रंप के दामाद की मदद से वो राष्ट्रपति से मिलने ओवल ऑफिस पहुंचे। इस मीटिंग के एक महीने बाद ट्रंप ने जकरबर्ग को व्हाइट हाउस के एक प्राइवेट डिनर में भी आमंत्रित किया। इस डिनर की बात कई हफ्तों तक राज रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डिनर में जकरबर्ग ने ट्रंप की खूब चाटुकारिता की। एक तरफ जहां जकरबर्ग फ्लैटरी के सहारे अपने व्यावसायिक हित सुरक्षित कर रहे थे, वहीं उनकी कंपनी के लोग उनसे नाराज थे। इसकी वजह थी जकरबर्ग की पॉलिसी। उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर कहा कि फेसबुक पॉलिटिशियंस की बातों को रेगुलेट नहीं करेगा। अगर कोई पार्टी या नेता राजनीतिक विज्ञापन के नाम पर झूठ भी बोले, नफरत भी भड़काए, तब भी फेसबुक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जकरबर्ग के मुताबिक वो पंचायत लगाकर नहीं बैठे। उनका काम सरपंच बनना, सही गलत तय करना नहीं है। जकरबर्ग की इस पॉलिसी से उनके अपने एम्प्लॉय खफा थे। 250 से ज्यादा फेसबुक स्टाफ ने एक इंटरनल मेमो पर दस्तखत करके अपील की। कहा कि फ्री स्पीच और पेड स्पीच दो अलग अलग चीजें हैं। पैसे लेकर क्लाइंट को झूठ बोलने, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मंच देना अभिव्यक्ति की आज़ादी कतई नहीं हो सकती। एम्प्लॉयज का कहना था कि फर्जी और भ्रामक जानकारियां फैलाने में मदद करके फेसबुक गलत कर रहा है। फेसबुक के एक ओपन सेशन में कई कर्मचारियों ने सबके आगे जकरबर्ग की पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। इनके जवाब में जकरबर्ग बोले, मेरी कंपनी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहां मैं फैसले लेता हूं। अब आते हैं साल 2020 पर। यह साल अहम था। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव, ऊपर से ब्लैक अधिकारियों से जुड़ा आंदोलन। तीनों मामले में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हेट स्पीच की बाढ़ आ गई। ट्रंप ने भी इनमें बड़ा योगदान दिया। कभी वो चुनावी निष्पक्षता पर निराधार शंका जताते, कभी कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्टेंट का इंजेक्शन लेने की सलाह देते, कभी ब्लैक प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हिंसा की धमकी देते। ट्विटर और फेसबुक पर फिर से ट्रंप के खिलाफ एक्शन लेने का प्रेशर बढ़ा। मई 2020 में आकर ट्विटर ने पहली बार ट्रंप के एक भड़काऊ ट्वीट पर एक्शन लिया। लोगों ने कहा, चलो बहुत देर से ही सही, अपर्याप्त ही सही, मगर ट्विटर ने कुछ तो किया। लेकिन फेसबुक ने यहां भी निराश किया। जकरबर्ग ने ट्विटर की चुटकी ली। कहा कि फेसबुक सरपंच नहीं है। लोग ऑनलाइन क्या डालते हैं, उसका सही गलत क्या है, फेसबुक ये तय नहीं कर सकता। सोशल मीडिया से जुड़ी किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये पंचायत नहीं करनी चाहिए। जकरबर्ग के इस बयान का अनुवाद कीजिए तो मतलब निकलेगा कि उनकी कंपनी के बनाए प्रोडक्ट से दंगे भड़के, हिंसा हो, समाज बटे, कानून व्यवस्था बिगड़े, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके बिजनेस इंटरेस्ट को सूट नहीं करता। बाद के दिनों में जैसे जैसे चुनाव पास आता गया, माहौल भड़कता गया। ट्रंप लगातार माहौल खराब करते रहे। संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर निराधार सवाल उठाते रहे। बहुत प्रेशर बढ़ने पर फेसबुक ने ट्रंप के फर्जी दावों का फैक्ट चेक करना शुरू किया, मगर जानकारों ने कहा ये नाकाफी है। रिजल्ट आने के बाद भी ट्रंप ने हार नहीं मानी। वो लगातार कंस्पिरेसी थ्योरीज सुलगाते रहे। लोगों के मन में रिजल्ट की वैधता पर शंका भरते रहे। उन्होंने समाज को बांटा, नफरत भड़काई, सपोर्टर्स को लामबंद किया और इसी का नतीजा दिखा 6 जनवरी को। इस रोज ट्रंप द्वारा महीनों से बांटी जा रही खतरनाक खुराक ने अपना सबसे भीषण रूप दिखाया। उनकी ही अपील पर उनके समर्थकों ने चुनावी नतीजा पलटने की मंशा से कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया। यह हथियारबंद भीड़ पूरी तैयारी से हमला करने आई थी। इस हमले के बाद जकरबर्ग ने मॉरल हाई ग्राउंड लिया है। ट्रंप को बैन करने के फैसले का समर्थन करते हुए जकरबर्ग ने अपने बयान में लिखा, पिछले कई सालों से हमने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने दिया। हमारा मानना था कि जनता को नेताओं की बात सुनने का अधिकार है। राजनीतिक अभिव्यक्ति जितना अधिक से अधिक हो सके पब्लिक की पहुंच में हो, फिर भले ही वो राजनीतिक अभिव्यक्ति विवादित क्यों न हो, मगर मौजूदा मुद्दा बिल्कुल अलग है। हमारे मंच का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काई गई। हमें लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके बचे हुए कार्यकाल में अपना मंच इस्तेमाल करने देना जोखिम का काम है। इसलिए हम अस्थायी तौर पर उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर रहे हैं। जकरबर्ग का ये बयान अवसरवादी है। ट्रंप ने पहली बार हिंसा नहीं भड़काई। ट्रंप ने पहली बार बाइडेन की जीत को अंडरमाइन नहीं किया।
ट्रंप ने पहली बार लोकतांत्रिक परंपरा पर आघात नहीं किया। ट्रंप लगातार ऐसा करते आए थे। 6 जनवरी को हुई हिंसा एक लंबे प्रोसेस, एक व्यापक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का नतीजा है। वही कैंपेन जिस पर एक्शन लेने से जकरबर्ग समेत बाकी सोशल मीडिया कंपनियां इनकार करती आई थी। अब ट्रंप जा रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। शायद इसलिए जकरबर्ग को अब अपने मंच के हिंसक इस्तेमाल की चिंता हुई है। शायद इसलिए अब इतनी देर बाद उन्हें एक्शन लेना याद आया है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। यहां एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने ईशनिंदा के केस में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई। इन तीनों को ईशनिंदा के कंटेंट सोशल मीडिया पर डालने का दोषी पाया गया है। इस केस में एक चौथे आरोपी को 10 साल जेल की सजा भी हुई है। ये सभी 2017 में अरेस्ट हुए थे। चारों ने खुद को बेकसूर बताया था, मगर अदालत ने उनके किसी गवाह को पेश नहीं होने दिया। कोर्ट का कहना था कि सभी गवाह आरोपियों के रिश्तेदार हैं, ऐसे में उनकी गवाही नहीं मानी जा सकती। पाकिस्तानी कोर्ट से एक और बड़ी खबर आई है। लाहौर की एक अदालत ने आतंकी ज़की उर रहमान लखवी को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। दूसरी सुर्खी दक्षिण कोरिया से है। यहां राजधानी सोल की एक अदालत ने जापान के खिलाफ फैसला सुनाया है। यह मामला दूसरे वर्ल्ड वॉर से जुड़ा है। तब जापानी सेना ने हजारों कोरियन महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया था। इनमें से ही 12 महिलाओं ने जापान से उसके किए का मुआवजा मांगते हुए केस दायर किया। 8 जनवरी को कोर्ट ने इन महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा कि जापान इन 12 महिलाओं को 91 हज़ार डॉलर का मुआवजा दे। जापान ने इस फैसले को अस्वीकार्य बताया है। आशंका है कि इस केस के चलते जापान और दक्षिण कोरिया के पहले से नाजुक रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। तीसरी सुर्खी चीन से है। यहां कोरोना के चलते हेबेई प्रांत की राजधानी शिजेजुआंग को सील कर दिया गया है। इससे जुड़े सारे हाईवे और यातायात के साधन बंद कर दिए गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस शहर के लोग कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे। यहाँ के लोगों का मिलना जुलना, सामुदायिक एक्टिविटी, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। वुहान के बाद चीन में इतना सख्त लॉकडाउन नहीं लगा था। चीन में सबसे अधिक संक्रमण के केस इसी शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं। ये राजधानी पेइचिंग से 3 घंटे की दूरी पर है। प्रशासन को चिंता थी कि कहीं यहां से निकला संक्रमण पेइचिंग में न फैल जाए। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।